हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कल हमने क्या किया था? नोटिफिकेशन नंबर 1317, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। इसमें क्या लिखा हुआ था कि किन किन सर्विसेज पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। इसमें से हमने कौन कौन सी कर ली थी बताओ? एडवोकेट्स वाली कर ली थी। सेकंड, ट्रिब्यूनल वाली कहाँ करी थी? कर ली थी? नहीं करी थी ना। थर्ड थोड़ी करी थी, फोर्थ करी थी। सेकंड और फोर्थ करी थी स्पॉन्सरशिप सर्विस। एक बार फटाफट से बताओ, स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन किसको प्रोवाइड करे तो रिवर्स चार्ज लगेगा? कोई भी किसको प्रोवाइड करे? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमें किससे मतलब है? रिसीवर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। और उसके अलावा क्या था? लीगल सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगेगा। इसके अलावा हमने एग्जेम्पशन देखी थी कि ज़्यादातर केस में लीगल सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट। और जहाँ एग्जेम्प्ट नहीं है वहाँ पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। ये दो कर लिए थे हमने। अब उसके बाद में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीटीआई कर लेते हैं। चलो, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रिवर्स चार्ज का सबसे बड़ा पॉइंट है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। जीटीए मतलब जो किसका काम करते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। रेलवे पर है? सिर्फ रोड पर है, ठीक है। रेलवे पर, शिप पर नहीं है। सिर्फ किस पर है? जीटीए, जो किसका काम कर रहा है? रोड से। जीटीए का मतलब ही क्या होता है? रोड से ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? जीटीए। सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? जीटीए। अब ये नीचे क्या लिखा है इसको एक बार छोड़ो, ठीक है। इसको एक बार छोड़ो, इन ये बताऊंगा, एक बार छोड़ो। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू, रिसीवर कौन होना चाहिए? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्नड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। कोई भी फैक्ट्री होती है वो किसमें रजिस्टर्ड होती है? फैक्ट्रीज एक्ट में। तो या तो फैक्ट्री हो जो क्या हो? रजिस्टर्ड हो किसमें? फैक्ट्रीज एक्ट में। और या फिर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, या अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो रिसीवर कौन होना चाहिए? दो बताओ अभी मुझे, फैक्ट्री और सोसाइटी। और या फिर क्या हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ। डी पॉइंट, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। उसके बाद में एनी बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पार्टनरशिप फर्म पर भी क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक बार समझाता हूँ अभी, एक बार याद कर लो, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? जो परमानेंट क्या नहीं करता? एक स्टेट में बिजनेस नहीं करता। समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मिनट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसका क्या नहीं है? आपके स्टेट में कोई बिजनेस नहीं है, मतलब परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे मान लो कि मैं राजस्थान में बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में, मुंबई में। वहाँ पर मैंने 15 डेज के लिए क्या लगाया? कोई शॉप लगाई, मान लो कोई एग्जीबिशन में गया। तो मैं महाराष्ट्र के लिए क्या हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मैं महाराष्ट्र के लिए क्या हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। मुंबई में कौन रहता है? शाहरुख खान। यहाँ पर इसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है। राजस्थान में वो एक दिन के लिए कोई स्टेज शो करने के लिए आया, तो राजस्थान में इसका क्या नहीं है? परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो वो राजस्थान के लिए क्या हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो क्या हो? गुड्स वाले हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है बच्चों? जो आपके स्टेट में सिर्फ क्या करने आया है? एक टेम्परेरीली क्या करने आया है? बिजनेस करने। जैसे आप अगर बीकानेर में बात करते हो तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका का मेला लगता है सादुल क्लब में। तो वो क्यों आते हैं? उसमें क्या होता है? दूसरे लोग आते हैं वो, और 10-15 दिन जब तक मेला है तब तक। या सर्कस वाले आते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम सेकंड मॉड्यूल में बातें करेंगे। तो अब वापस आते हैं कि जीटीए किन किन को सर्विस प्रोवाइड करे तो रिवर्स चार्ज लगेगा।
ए से लेकर जी वालों को एक बार मेरे साथ साथ याद कराओ। पहला क्या है? फैक्ट्री। पहला क्या है? फैक्ट्री। दूसरा क्या है? सोसाइटी। तीसरा क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दो दो कैसे याद रखोगे? सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अब एक बात सुनो, रजिस्टर्ड पर्सन तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है। रजिस्टर्ड का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर वो चाहे फैक्ट्री हो चाहे ना हो, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे मैं मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैंने किसी जीटीए से सर्विस ली, तो क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं जीएसटी में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, 20 लाख से ज़्यादा होते हैं। पक्का। उसके बाद में बॉडी कॉर्पोरेट, इस्टेब्लिश्ड और बाय अंडर एनी लॉ। उसके बाद पार्टनरशिप और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे याद रखेंगे? फैक्ट्री सबसे पहला है, वो तो बोलने से रहे, फैक्ट्री बोलोगे नहीं। फिर दो सोसाइटी, एक तो नॉर्मल और एक कोऑपरेटिव। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद में दो तरह के आपके चैप्टर आते थे 12th क्लास में, कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म। और लास्ट क्या है? सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को आपसे क्या बोलेंगे? सीटीपी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड किस में हो? फैक्ट्रीज एक्ट में, लेकिन किस में रजिस्टर्ड नहीं है? जीएसटी में, तो फिर क्या उसको रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ रजिस्टर्ड लिख दिया, डी पॉइंट में लिख दिया कि रजिस्टर्ड, तो बाकी सब क्या हो गए? अनरजिस्टर्ड ही होंगे। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड फैक्ट्री है जीएसटी में, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वो तो सारे के सारे किस में कवर हो ही जाएंगे? वो तो डी में कवर हो ही जाएंगे। तो ये वाले लोग क्या है, चाहे जीएसटी एक्ट में क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो भी अलग से डाले है ना। अदरवाइज तो देखो, अगर इनको क्या चाहिए होता, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड ही चाहिए होता, तो फिर तो कौन सा हो गया? डी हो ही गया। अब एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 20 लाख से क्या है? कम है, तो उसने जीएसटी एक्ट में क्या नहीं करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं। वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, इसने जीएसटी एक्ट में क्या नहीं करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, तो क्या होगा? तो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो मैं अगर सीधी सी बात बोलूँ कि अगर किसको छोड़ दिया जाए, डी पॉइंट को, तो बाकी सब लोग क्या है? अनरजिस्टर्ड होंगे तभी, क्योंकि रजिस्टर्ड होंगे तो वो वैसे ही किस में कवर हो गए? डी। ठीक है। तो सर यहाँ तो लिखा हुआ है ना रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड लिखा हुआ है ना, ये तो इनके रेस्पेक्टिव एक्ट में है। जीएसटी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो सीधे ही कवर हो जाएंगे। जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या होगा? अगर ये इनमें से है तब तो क्या है? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और इनमें से नहीं है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर ये इनमें से है तो क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। और इनमें से नहीं है तो फिर क्या होगा? रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पक्का। तो अब मुझे बताना है, एक जीटीए ने एक जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी, अब चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे कुछ भी हो, क्या लगेगा? लगेगा रिवर्स चार्ज। एक जीटीए ने कंपनी पहले मैंने जीएसटी एक्ट ही बोला था क्या? एक जीटीए ने जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड को सर्विस दी, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? और एक जीटीए ने जीएसटी एक्ट में, एक मिनट में लिखता हूँ, ये जीटीए, ये किस में रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अदर। तो यहाँ तो पक्का ही क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। क्यों लगेगा रिवर्स चार्ज? डी पॉइंट में कवर हो गया। अब अदर्स है तो अदर्स अगर क्या है? ए टू जी में कवर हो जाए, हालांकि डी तो इधर आ ही गया, ये डी पॉइंट। अगर वो कंपनी है, फैक्ट्री है, पार्टनरशिप फर्म है वगैरह वगैरह है, तब भी क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज हो गया ना, तो इनको भी क्या करवाना पड़ जाएगा? रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि अगर कहीं पर भी क्या लग जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आज मैं एक फैक्ट्री हूँ, मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जीटीए की सर्विस लेने से पहले जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और एक मैंने जीटीए की सर्विस ले ली, तो मेरा क्या हो गया? रिवर्स चार्ज लग गया। और रिवर्स चार्ज लगता ही आपको कंपलसरी क्या करवाना पड़ जाएगा? रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं किन में हूँ? इनमें हूँ, तो क्या होगा? रिवर्स चार्ज लग जाएगा और मुझे फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इनमें भी नहीं हूँ,
तब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे अब मेरे क्वेश्चन का एग्जांपल देना कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं। एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक इंडिविजुअल है, जीएसटी एक्ट में वो क्या है, रजिस्टर्ड है, और जीटीए की सर्विस ले रहा है, सर्विस हर बार जीटीए की है, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया तो डी पॉइंट में कवर हो ही गया। उसके बाद बताओ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? नो रिवर्स चार्ज, बाद में बात करेंगे, ये एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। मैं एचयूएफ हूँ, मैं यहीं लिख दूँ इनके साथ, क्यों? इंडिविजुअल एचयूएफ तो एक जैसे ही हो गए ना, पर इसका भी तो कोई लॉ बना हुआ ही है। कहाँ बना हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि एचयूएफ? लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ की जगह क्या कर दूँ, फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, और मैं जीएसटी एक्ट में चाहे रजिस्टर्ड हूँ चाहे क्या हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हर केस में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज में, समझ गए? तो अगर इनमें से कोई आ जाता है ए से लेकर जी वालों में तो पक्का रिवर्स चार्ज, और रजिस्टर्ड है तो वो डी, ए से लेकर जी का मतलब क्या है, ए टू जी अदर देन डी, क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ है, जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तब तो पक्का रिवर्स चार्ज, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तब चेक करो कि उनमें से है या नहीं। पक्का समझ गए? इसमें उसका अलग से नहीं दिया हुआ ना, मतलब HUF के लिए HUF इसमें कहीं अलग से एचयूएफ थोड़ी लिखा हुआ है, नहीं। लिखा है? पक्का ना? एक अब बताना, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और जीएसटी में भी नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म है, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? नहीं, उसमें आप पढ़ते हो ना कि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है ही नहीं और पार्टनरशिप एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? पढ़ो उसको, अच्छा नहीं हो तो भी लगता है। अंडरलाइन करो। ऐसे ही पूछते हैं, वहाँ पर दिमाग चलता है कि अरे पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनना। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और जीएसटी में भी रजिस्टर्ड नहीं है, रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? उस पे नहीं लिखा है। उस पर नहीं लिखा है, क्योंकि फैक्ट्री के लिए क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री का क्या होना जरूरी है, फैक्ट्रीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसे सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं क्या होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन। लेकिन फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। ठीक है। पक्का? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, सोसाइटी बनती तभी है जब क्या हो, रजिस्टर्ड हो। फैक्ट्री बनती, फैक्ट्री मतलब लीगली तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता ही है। एक फर्म ही ऐसी है जिसको क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे मत करवाओ। पक्का? अब इस लाइन पर आते हैं, who has not paid CGST at the rate of 6%, तभी लगेगा जब CGST किस रेट से नहीं पे किया, 6% से। अगर CGST 6% से पे किया है तब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब ये क्या बल है, ये मैं आपको बताता हूँ। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आप पढ़ लेना, ये सारे के सारे क्या है वही लिखे हुए हैं, फैक्ट्री, सोसाइटी और ये। ठीक है, अब सिर्फ कौन सा रह गया कि कहीं जीटीए क्या नहीं कर रहा, 6% से तो नहीं दे रहा। अब इसके लिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज रेफर द एनालिसिस गिवन सब्सिक्वेंटली, उस पर आओ। Person liable to pay tax under GST, where GST is payable at the rate of 5%, where GST is payable at the rate of 12%. 12% का मतलब क्या है, 6% प्लस 6%। 6% किसका, लिख लो इस पर, 6% किसका, CGST का, और 6% किसका, SGST का। पक्का? बोलो। अब सुनो, जीएसटी में दो ऑप्शन दिए गए। जीएसटी में क्या दिए गए,
किसको? GTA को। क्या बोला गया? या तो आप क्या ले लो, अपने परचेजेस का क्या ले लो, क्रेडिट ले लो, और क्या करो, GST भरो 12%। 12% मतलब 6 + 6। और या फिर क्या करो, अपनी परचेजेस का क्रेडिट मत लो और GST कितना भरो? 5%। GST कितना भर दो? 5%। दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो परचेजेस है उसका क्या ले लो, क्रेडिट, और फिर GST कितना भरो? 12%। और या फिर बिना क्रेडिट लिए आप कितना भर दो? 5%। क्या मतलब है इसका? मान लो कि मैं एक क्या हूँ, GT हूँ। मान लो कि मैं एक GT हूँ। अब मेरे पास क्या आया, मोटर व्हीकल खरीदा मैंने। मैंने क्या खरीदा? मोटर व्हीकल। कुछ मैंने क्या ली? सर्विसेज ली। मैंने पेट्रोल भी खरीदा, पेट्रोल डीजल भी खरीदा। अब ये मान लो, सब पर एक बार समझाने के लिए मैं रेट क्या बोल रहा हूँ, 10%। 10 लाख का क्या लग 10 लाख का ट्रक खरीदा और 1 लाख का क्या लग करके आया? GST 11 लाख। फिर कुछ सर्विसेज ली 5 लाख की, चाहे एडवर्टीजमेंट की मान लो, कुछ भी मान लो, 50,000। पेट्रोल खरीदा 1 लाख का, कितने का GST लग करके आया? 10,000। पेट्रोल पे GST पेट्रोल पे लगता ही GST। नहीं। Sorry। बस इसीलिए लिखा था, कोई मतलब ही नहीं था मेरे क्वेश्चन। ठीक है, पेट्रोल पर 10,000। सॉरी से क्या होता है बताओ? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। अब मुझे ये बताओ, मेरे ये मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है क्या? मेरे को अपनी कार का नहीं मिलता, लेकिन जब इनपुट टैक्स वाला क्रेडिट बताऊंगा तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला है ना, तो उसको अपने मोटर व्हीकल का क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। अब मैंने आगे क्या लिया? आउटवर्ड फ्रेट। आउटवर्ड फ्रेट मान लो कितने का? 50 लाख। मेरे पास दो ऑप्शन है, 50 लाख पर भी मान लो 10% है GST। 10% नहीं है, ठीक है। अब चलो इस पर तो सही ले लूँगा। मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 50 लाख का 6 + 6 कितना हो गया? 12। 6% CGST। इनमें भी क्या है? CGST और SGST दोनों है, या IGST है। अगर दूसरे स्टेट से खरीदा है तो IGST है, अदरवाइज क्या है? CGST। तो मैं 12% GST ले लूँ इसके ऊपर, कितने का? 6 लाख का। और 6 लाख में से फिर मैं क्या कर दूंगा? इनको क्या ले लूँगा? क्रेडिट लेकर बचा हुआ पे कर दूंगा। ये तो मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1 कि आप GST कितना भरो? 6 + 6 12%, और क्रेडिट क्या कर दो? माइनस। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास? आप क्या करो, इस 50 लाख पर क्या कर लो, सीधा 5%, 2.5 लाख। 50 लाख का 5% कितना आएगा? 2.5 लाख। फिर हम कोई क्रेडिट माइनस नहीं करने देंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आप अपनी परचेजेस पर सारो जितनी भी आपने क्या करी है परचेज, उन सभी परचेजेस पर क्या कर लो? नहीं, उन सभी परचेजेस पर क्या कर लो? जो परचेज का GST का क्या ले लो? क्रेडिट। लेकिन फिर GST किस रेट से भरो? 12%। उधर क्या लिखा था? CGST @ 6%। CGST लिखा था 6%, वास्तव में तो टोटल क्या हो गया? 12। तो पूरा 12 भरो तो आप क्या ले लो? क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिना क्रेडिट लिए कितना कर दो? बिना क्रेडिट लिए क्या कर दो? 5%। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है GTA के पास? बताओ तो। ऑप्शन नंबर 1 की वो CGST 6% CGST 6 मतलब CGST 6 और SGST 6 मतलब 12% भरो और क्रेडिट क्रेडिट ले लो। ऑप्शन नंबर 2 5% भर दो और क्रेडिट मत लो। ठीक, ये दो ऑप्शन समझ में आए? रिवर्स चार्ज तो बात की बात है, ये दो ऑप्शन समझ में आए? अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ, अगर ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ, मैं GTA हूँ, मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ, तो क्रेडिट किसको पता है? मुझे पता है या जिसको मैंने सर्विस दी है उसको पता है? ये जो मैंने ट्रक खरीदा है इसके ऊपर कितना GST लग कर आया, ये मुझे पता है या सामने वाले को पता है? मैं GTA हूँ, मैंने आपको सर्विस दी, मैंने आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाए। अब मैंने जो चीज़ खरीदी थी उसका क्रेडिट, जो ट्रक खरीदे हैं, सर्विस खरीदी है, उनका क्रेडिट मुझे पता है या आपको पता है? वो तो मुझे ही पता है, आपको थोड़ी पता है। तो GST किससे भरवाएंगे फिर तो मुझे से ही भरवाएंगे। अगर क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट तो मैं ही ले सकता हूँ ना भाई, ये 6 लाख है, मैं कह रहा हूँ तुम भर दो, क्रेडिट ले लो। तुम्हें थोड़ी पता है क्रेडिट। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये 12% वाला GST रिवर्स चार्ज में तुम भर दो। सप्लायर और सर्विस में हूँ, रिवर्स चार्ज है, तुम भर दो। भर सकते हो क्या तुम भर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कितना क्रेडिट है तुम्हें क्या पता? इसमें कितना क्रेडिट है तुम्हें क्या पता?
नहीं पता, तो तुम नहीं भर सकते। तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिवर्स चार्ज सिर्फ कहाँ लगाया जा सकता है, इस जगह पर जहाँ पर क्रेडिट लेना ही नहीं। तो फिर क्या कर दोगे, तुम भर दोगे। 5% वाला है, बिना क्रेडिट के भरना है, तुम भर दो। श्योर। रिवर्स चार्ज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही क्या होता है, क्रेडिट खत्म हो जाता है। क्रेडिट क्या हो जाता है, खत्म। सुनो, अब मेरे क्वेश्चंस के जवाब देना। ये क्या है, मोटर व्हीकल, मतलब मेरा काम किसका है, जीटीए का। मैं क्रेडिट लेता हूँ, क्रेडिट इज अवेल्ड। मैं क्या लेता हूँ, क्रेडिट लेता हूँ, चाहे मैं अपना ट्रक खरीदूँ, चाहे मैं क्या खरीदूँ, सर्विस खरीदूँ, चाहे मैं पेट्रोल खरीदूँ। अरे पेट्रोल पे लगता ही तुम नहीं। मुंह में बैठी हो क्या, नहीं नहीं, पेट्रोल पे जीएसटी। पेट्रोल खरीदूँ फिर हूँ, पेट्रोल खरीद तो सकते हैं, तो जीएसटी तो लगेगी। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट ले रहा हूँ मैं, और फिर मैंने बोला चाहे मैं ये खरीदूँ, तो पेट्रोल का तो मतलब ही नहीं है ना, जीएसटी लग के ही नहीं आता। लेकिन बाकियों का तो बताओ मैं, मुझे जीएसटी मतलब इसका मैं क्रेडिट लेता हूँ। अब मैं क्रेडिट लेता हूँ और मैंने कोई सर्विस सप्लाई करी, मैंने तुम्हारे लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, मैंने तुम्हारे लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, जीएसटी कौन भरेगा, तुम या मैं? जीएसटी किसको भरना होगा, हमेशा जीटीए को ही भरना होगा। तो मान लें तुम्हारे लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, 5 लाख का बिल बनाया, अब 5 लाख का जो 12% जीएसटी आएगा वो 60,000, 6%। अब 60,000 में से मुझे क्या लेना है, तो वो क्रेडिट तुम्हें थोड़ी पता है, मुझे लेना है क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट लेना है, तो जीएसटी हमेशा मैं भरूंगा। तो इन केस जीटीए अवेल्स क्रेडिट, इट मीन्स जीटीए विल पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, 6 + 6, and GTA himself will pay the GST. No reverse charge mechanism will apply. Sure? तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर GTA क्या लेता है, क्रेडिट लेता है, अगर GTA क्रेडिट लेता है तो क्या होगा, रेट कौन सी लगेगी, 6 + 6, 12%, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, पक्का। अब अगर GTA क्रेडिट नहीं लेता तब क्या होगा, रेट क्या होगी, 5%। तब मैं चेक करूंगा कि रिवर्स चार्ज लगाया जाए या नहीं। हमेशा नहीं कह सकता कि लगेगा, तब क्या देखना पड़ेगा कि रिसीवर कौन है। अगर रिसीवर इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, तब भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो रिवर्स चार्ज लग सकता है कब, इन केस में, ठीक है, रिवर्स चार्ज लग सकता है इन केस में, पक्का। अरे बोलो, समझ गए। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जीटीए क्या कर रहा है। अगर जीटीए क्रेडिट ले रहा है तो क्या होगा, जीएसटी की रेट, और भरेगा जीएसटी की रेट 12%, भरेगा कौन, जीटीए खुद। रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं। अगर जीटीए क्रेडिट नहीं लेता है तो रेट 5% और रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं, वो हम चेक करेंगे। कब लग जाएगा रिवर्स चार्ज, जब रिसीवर कौन है, अगर रजिस्टर्ड है तो हमेशा ही, रजिस्टर्ड नहीं है तो फैक्ट्री वगैरह है तो रिवर्स चार्ज, ठीक है। पढ़े उस चार्ट को। ये वाला चार्ट पढ़ो, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटी सर्विसेज वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5%, जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। रेसिपिएंट इज, अब 5% है तभी क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, अगर रेसिपिएंट क्या है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तब क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। 5% तो है ही, स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, 5%। स्पेसिफाइड का मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह, नहीं समझे क्या। पहले तो 5% ले रहा है, अगर जीटीए सर्विस ये कितना ले रहा है, जीएसटी 5% ले रहा है, तो पक्का वो क्या नहीं ले रहा होगा, क्रेडिट नहीं ले रहा होगा। अगर वो 5% की जीएसटी भरेगा तो वो पक्का क्या नहीं ले रहा, क्रेडिट नहीं ले रहा। अब क्रेडिट नहीं ले रहा तो फिर क्या चेक करो, रेसिपिएंट उनमें से कोई है क्या, ए से लेकर जी वालों में, यस, तो क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। अरे 5% तो शुरू से ही है, 5% से रिवर्स चार्ज लगेगा जी 5%। मेरी बात को सुन लो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 5%, मतलब वो क्रेडिट ले ही नहीं रहा है, तभी तो वो 5% दे रहा है। फिर हमें क्या देखना है, क्रेडिट नहीं ले रहा है तो उन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में है तो क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। अदर और पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज रेसिपिएंट्स। अगर वो उन 5% वाला केस तो ले रहा है, लेकिन क्या है,
स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड HOFBs में होगा, तब क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मैंने तुम्हें बोला था कि एक बार आपको मैं रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन। ये मैं बता दूंगा एग्जेम्पशन वाले नोटिफिकेशन। एक बार बस आप इतना याद रखो कि रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%, रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या है, स्पेसिफाइड है, तो क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। और पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज जीटीए 12% में। और अगर क्या है, ये अदर देन वो है, तब क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा, तब वो एग्जेम्प्ट ही है। ये किस में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये एग्जेम्पशन वाला चैप्टर 4 में बताऊंगा, या एक बार रुको मैं बता ही देता हूँ। एक बार बच्चों में एग्जेम्पशन वाले पेज नोटिफिकेशन में आ गया 4.48, साथ में कर लो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन गुड्स कैरियर्स, अरे ये नहीं, एक बार, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जीटीए अगर किसको सर्विस दे, अनरजिस्टर्ड को। जीटीए अगर किसको सर्विस दे, अनरजिस्टर्ड को, तो वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट। ये अनरजिस्टर्ड हुए तो ये वही है, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अगर क्या हुए, अनरजिस्टर्ड हुए तो क्या होगा, तब भी एग्जेम्पशन नहीं है। तो पहले तो बताओ अनरजिस्टर्ड को तो क्या है, एग्जेम्पशन, लेकिन किन अनरजिस्टर्ड को एग्जेम्पशन नहीं है, इनको एग्जेम्पशन नहीं है। तो अब उसको इसको माइंड में रख के पढ़ोगे तुम, ठीक है। ये देखो, तो अनरजिस्टर्ड वाला है तो चाहे 5% वाला ऑप्शन ले रहा है चाहे 12, दोनों को सेम ही लिखा हुआ है इसने, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब वो 5% वाला है तब क्या लग जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज। और 12% में फॉरवर्ड चार्ज के साथ उसको क्रेडिट लेने का भी क्या होता है, मतलब क्रेडिट भी वो ले सकते, पक्का। अब मुझे फटाफट से बताओ, ऐसे तो सब यही करेंगे ना, हमको क्रेडिट तो वैसे होते हैं 6 लाख में, उसमें जैसे क्रेडिट 1 लाख के अंदर तो टैक्स ज़्यादा। सुनो बच्चों, अब सुना ध्यान से, मैं हूँ जीटीए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं अदर देन वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दूँ तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में, स्पेसिफाइड को दूँ तब जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्या रिवर्स क्या फॉरवर्ड। अदर देन स्पेसिफाइड का मतलब वो फैक्ट्री वगैरह वालों को छोड़कर, और अनरजिस्टर्ड लोगों को दूँ तो क्या होगा, जीएसटी लगेगा ही, ठीक है। अभी मैं इसके प्रैक्टिकल केस बना के आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर क्या है, उन स्पेसिफाइड लोगों को दूँ तब क्या होगा, मैं अगर क्रेडिट लेता हूँ तो मुझे जीएसटी 12% भरना है और फॉरवर्ड चार्ज में भरना है, और अगर मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ तो जीएसटी 5% भर जाएगा, और मैं नहीं भरूंगा, वो कौन भरेगा फिर, सब रेसिपिएंट भरेगा, पक्का। अब समझना, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं कौन हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब जिसको सैलरी मिलती है, शाबाश। मतलब मैं एक अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं क्या हूँ, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब जैसे एम्प्लॉई है तो नेगेटिव लिस्ट में ना सप्लाई हो गुड्स है ना सप्लाई हो, तो मैं क्यों, जैसे मोहताज है या कोई जॉब कर रहा है, वो कहीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी में, नहीं, क्योंकि वो सप्लाई कर ही नहीं रहा, ना सप्लाई हो गुड्स है ना सप्लाई हो सर्विसेज। अब उसने अपना घर शिफ्ट किया, उसने क्या किया, घर शिफ्ट किया, वो दिल्ली से मुंबई उसका ट्रांसफर हो गया और उसने जीटीए की सर्विस ली, बताओ रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड को एग्जेम्पशन देने का मतलब समझ रहे हो कि जनरल पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन महंगा ना पड़े। आपने अपने घर के लिए एक सोफा मंगवाया बाहर से, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे तो क्या होगा, आप अनरजिस्टर्ड हो, आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं बिजनेस एंटिटीज़ पर। जो बिजनेस कर रहे हैं वो जीटीए की सर्विस लेते हैं, अपना कपड़ा मंगवाया, कुछ राशन मंगवाया, कुछ भी XYZ जो भी आइटम्स वो मंगवाते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है, अगर वो क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन्स में कवर हो रही है, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड है वो, तब क्या होगा, तब हमें जीटीए को देखना पड़ेगा कि क्या जीटीए क्रेडिट ले रहा है, यस तो 12% है और जीटीए खुद ही जीएसटी भरेगा, और अगर जीटीए क्रेडिट नहीं ले रहा तो 5% है और रेसिपिएंट ही जीएसटी।
पक्का? अब सुनना, रेसिपिएंट का मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फैक्ट्री ए ने फैक्ट्री बी को गुड्स ट्रांसपोर्ट किए। जीटीए pays GST at the rate of 12%। रिवर्स चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो कौन जीएसटी भरेगा? जीटीए विल पे जीएसटी। सेकंड केस, फैक्ट्री ए ने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए फैक्ट्री बी को और जीएसटी, जीटीए किस रेट से जीएसटी भरता है? 5%। पहला केस में तो आंसर दे ही दिया आपने, सेकंड केस बनाया मैंने। थर्ड केस, इंडिविजुअल ए ने इंडिविजुअल बी को गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, जीएसटी किस रेट से भर रहा है? 5। इंडिविजुअल ए ने फैक्ट्री बी को गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, जीएसटी हर केस में कितना चल रहा है? 5। सॉरी, फैक्ट्री ए ने किसको गुड्स भेजे? 5% रेट से, ये इंडिविजुअल ए को। टोटल कितने केस बन गए मेरे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल कितने केस हो गए? 5। आपको बच्चों सभी केस में ये लिखना है कि जीएसटी कौन भरेगा। आपको मैंने 2 मिनट, आप वीडियो पॉज करके देख लो, आपको भरना है जीएसटी कौन भरेगा। सेकंड केस में कौन जीएसटी भरेगा बताओ बच्चों? पहले बताओ, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है उनमें से, तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस फैक्ट्री ए है या फैक्ट्री बी है? गुड्स फैक्ट्री ए से गए और किसके पास गए? फैक्ट्री बी को। रिसीवर ऑफ सर्विस कौन माना जाएगा? जीटीए किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? फैक्ट्री ए को या फैक्ट्री बी को? क्यों? फैक्ट्री ए के पास ऑर्डर आया था किससे? फैक्ट्री बी से। फैक्ट्री ए के पास ऑर्डर आया था फैक्ट्री बी से माल भेजो, तो फैक्ट्री ए वाला गया जीटीए के पास कि तुम माल भेजो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो रिसीवर ऑफ सर्विस कौन है? पूछ रहा हूं मैं तो। अब पहले तो ये डिसाइड करो कि रिसीवर ऑफ सर्विस किसको माना जाएगा। रिसीवर ऑफ सर्विस किसको माना जाएगा? ये बात फिट कर लो अपने माइंड में। पर्सन लाइबल टू पे फ्रेट। जो आदमी क्या दे रहा है? फ्रेट पे कर रहा है, वो रिसीवर ऑफ सर्विस है। अब मान लो कि ए ने बी को गुड्स भेजा और जीटीए को क्या बोला गया कि फ्रेट तुम्हें डेस्टिनेशन पर बी देगा, तो रिसीवर ऑफ सर्विस कौन माना जाएगा? बी। ए ने बी को गुड्स भेजा और फ्रेट कौन पे कर रहा है? ए ही पे करके भेज रहा है, तो रिसीवर ऑफ सर्विस कौन माना जाएगा? ए। तो रिसीवर ऑफ सर्विस किससे पता लगेगा? जो पर्सन लायबल टू पे क्या है? फ्रेट है। और फिर वो रिसीवर ऑफ सर्विसेज को हमें चेक करना पड़ेगा कि उन स्पेसिफाइड में से है या नहीं है। तो बच्चों अब बताओ, सेकंड केस में रिसीवर ऑफ सर्विस कौन है? फैक्ट्री ए या फैक्ट्री बी? अब मैंने ये दिया ही नहीं कि फ्रेट कौन पे कर रहा है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि फर्स्ट, इस सेकंड केस में फ्रेट कौन पे कर रहा है? फ्रेट कर रहा है फैक्ट्री ए पे। इस केस में फ्रेट कौन पे कर रहा है? मान लो इंडिविजुअल बी कर रहा है। इस केस में फ्रेट मान लो कौन पे कर रहा है? इंडिविजुअल ए कर रहा है। और इस केस में मान लो फ्रेट कौन पे कर रहा है? फैक्ट्री ए कर रही है, ठीक है। तो जो मैंने येलो किए है ना, वो वाले लोग क्या कर रहे हैं? फ्रेट पे कर रहे हैं। अब बताओ जीएसटी कौन भरेगा? सुनो बच्चों, ये इसने भरे हैं, मेरे नहीं भरे,
ठीक है। फैक्ट्री ए क्या है, पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, तो रिवर्स चार्ज किस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सन लायबल टू पे फ्रेट क्या है उनमें से है, और जीएसटी कम रेट 5% से हो रहा है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और रेसिपिएंट कौन माना जाएगा, फैक्ट्री ए, तो फैक्ट्री ए पर कोई क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी। इसमें आओ, इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा यानी जीएसटी 5% से पे करता है जीटीए, मतलब क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन इस ट्रांजेक्शन पर तो जीएसटी नहीं लगना। क्यों नहीं लगना, क्योंकि एक इंडिविजुअल किसको दे रहा है, दूसरे इंडिविजुअल को, तो इसने क्या भर दिया है कि ये एग्जेम्प्ट है। आपको एग्जेम्प्ट भरना चाहिए या मुझसे पूछना चाहिए कि कहीं ये इंडिविजुअल रजिस्टर्ड तो नहीं है। इसने अपने आप से क्या भर दिया कि ये एग्जेम्प्ट है। क्या ये एग्जेम्प्ट है, क्या बताओ कैसे एग्जेम्प्ट है ये? इसने ये भर दिया कि ये क्या है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्यों भर दिया, क्योंकि इसको फैक्ट्री औरों में से कोई नहीं मिला, लेकिन इंडिविजुअल भी तो क्या हो सकता है, डी पॉइंट में कवर हो सकता है। तो आपका इसमें फिर से क्वेश्चन क्या होगा, अगर पर्सन लायबल टू पे फ्रेट कौन है, इंडिविजुअल बी है, और अगर इंडिविजुअल बी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो कौन भरेगा, इंडिविजुअल बी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तब ये क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल ए। इंडिविजुअल ए क्या है, इसने फिर से क्या भर दिया, एग्जेम्प्ट। अगर ये एग्जेम्प्ट कब है, जब इंडिविजुअल ए रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर ये रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा, तो उसको पे करना पड़ेगा। इस केस में फैक्ट्री है तो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, ये सही है, ठीक है, पक्का। अब फिर से सारा बताओ, ये बहुत ही क्या है मुश्किल क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बन के बड़ी दिक्कत आ जाती है। सबसे पहले बताओ क्या होगा, अगर रिसीवर कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड, बोलो अगर रिसीवर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तब जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड, वो भी कौन से अनरजिस्टर्ड, एस उनको अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री नहीं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल वगैरह, ठीक है, तब जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर रिसीवर क्या है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या वो फैक्ट्री वगैरह है, तब जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं, अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन लेता है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज लगेगा तो क्या होगा, किसको पे करना है, रिसीवर को। और रिसीवर कौन माना जाएगा, जिसने फ्रेट पे करना है, जिसने क्या करना है, फ्रेट पे करना है। अब बताओ, ये है फैक्ट्री ए और ये है फैक्ट्री बी, क्या रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं, ये बताओ। नहीं, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं, दोनों तरफ ही फैक्ट्री है, कोई सा भी फ्रेट पे करे रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं। हाँ, पहले ये चेक करना पड़ेगा जीटीए की रेट किस रेट से भर रहा है, अगर वो 12% से भर रहा है तो रिवर्स चार्ज लगेगा ये नहीं। अब मान लो कि 5% से भर रहा है, तब क्या होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अब कौन सी देगा, फैक्ट्री ए देगी या फैक्ट्री बी देगी, फ्रेट अगर फैक्ट्री ए पे कर रही है तो फैक्ट्री ए रिसीवर मानी जाएगी और वो भरेगी, और फ्रेट अगर फैक्ट्री बी पे कर रही है तो फैक्ट्री। तो मैं आपको पूरा ऐसे बनाऊं तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या हो जाएगा, जीटीए की रेट क्या है, ठीक है, बना ही हुआ है ना, वापस क्या बना, ठीक है। तो उसी चार्ट पर जाओ, सबसे पहले क्या देखना है, 5 या 12। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट, चाहे 5 हो चाहे 12 हो, और स्पेसिफाइड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज, और स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज में कौन भरेगा, रेसिपिएंट। और रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, पर्सन पेइंग फ्रेट, पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, पक्का। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, जीटीए, ये सबसे बड़ा था, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बाकियों में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो रिवर्स चार्ज में हमारा कौन कौन सा हो गया, जीटीए हो गया, एडवोकेट हो गया, ट्राइब्यूनल बता देंगे, 4th हो गया। अब मैं किस पर आता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू साइड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या डायरेक्टर कंपनी का अगर एम्प्लॉई है तो जीएसटी लेगा, नहीं। तो होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी के क्या होते हैं, एम्प्लॉई। तो अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है तब तो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन एम्प्लॉई नहीं है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉई नहीं माने जाते, ठीक है, वो अपने डिस्क्रिप्शन से काम करते हैं। तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई होता नहीं है तो जीएसटी तो लगेगा। माफ़ किसको किया हुआ है, एम्प्लॉई वाला है, माफ़ मतलब ना उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते ना हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते, नेगेटिव लिस्ट में पढ़ा था हमने।
एम्प्लॉय की सर्विस को। लेकिन डायरेक्टर एम्प्लॉय अगर नहीं है तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज। ये रिलायंस है, इसमें डायरेक्टर ए है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो रिलायंस इसको सिर्फ क्या देगी, सैलरी बोलो या कुछ भी बोलो, रेम्यूनरेशन देगी। और जीएसटी डायरेक्टर, वैसे तो नॉर्मली प्रोवाइडर कौन है, ए, तो आइडियली तो क्या होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर को किससे लेना चाहिए, रिसीवर से। सप्लायर ये है तो सप्लायर को किससे लेना चाहिए, रिसीवर से। लेकिन यहाँ पर कौन देगा, रिसीवर खुद ही जीएसटी भर देगा। अब शुरू में पहले यहाँ पर वर्ड क्या था, कंपनी था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वालों ने भरे नहीं, बाद में क्या वर्ड लिख दिया इसमें, बॉडी कॉर्पोरेट। पक्का। इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, इंश्योरेंस वो पर्सन के इंश्योरेंस बिजनेस तो उसके एम्प्लॉय होता है या नहीं होता है, एजेंट इंश्योरेंस एजेंट कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। देखो रिवर्स चार्ज में लिखा है, मतलब क्या है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, बट रिवर्स चार्ज से लगेगा। तो अगर एम्प्लॉय हो गया तो फिर जीएसटी कैसे लगेगा, तुक्का भी मारने में थोड़ा क्या है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको मैंने बना दिया मेरी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट, मैं कहा मेरे यहाँ आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आप बिजनेस ले आओ, मैं आपको क्या दे दूँगा, कमीशन दे दूँगा। आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, यहाँ पर आके अटेंडेंस नहीं करनी, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आप किसी से भी क्या करवा लो, इंश्योरेंस का बिजनेस ले आओ और मैं आपको कमीशन दे दूँगा। तो सप्लायर कौन होता है, एजेंट, और रिसीवर ऑफ सर्विस कौन सी होगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो एजेंट को इस कमीशन पर क्या भरना चाहिए, जीएसटी, और किससे लेना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अगर एजेंट को दे दे तो एजेंट तो छोटा आदमी, आगे जीएसटी भरे ना भरे, तो इसलिए इन्होंने किस पर डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे। और इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे तो जीएसटी लगेगा ये नहीं, तो इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। सारे एजेंट नहीं लिखे, जो जो एजेंट मैं बोल रहा हूँ वही है, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट, तुम मेरे एजेंट हो, बिजनेस लाते हो, तो वहाँ कवर नहीं होगा, सिर्फ किसकी बात हो रही है, इंश्योरेंस एजेंट की। अब सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट, किसकी सर्विस, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और एनबीएफसी। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। ये एयरटेल कंपनी है, इसके पोस्टपेड बिल है, इसने रिकवरी एजेंट रख लिया, क्या बोला कि जाकर ये पैसा क्या करके लाओ, रिकवर करके लाओ, हम तुम्हें कमीशन देंगे। रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ना ये बैंकिंग है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना एनबीएफसी है। मेरे को फीस नहीं आ रही या बड़ा काम है, मैंने अपने क्या कर दिया, एजेंट रख दिया कि आप फीस रिकवर करके दो, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो कमीशन पर जीएसटी लगेगा या नहीं, जीएसटी तो लगेगा बट रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। श्योर। तो ये तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। कौन कौन से दो एजेंट आ गए, इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट, और एक कौन आ गया, डायरेक्टर। 14th पढ़ो, पढ़ो, एक मिनट भी है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसको सर्विस प्रोवाइड करो, रजिस्टर्ड पर्सन को। एक बार इसको हम छोड़ देंगे, मैं आपको एग्जामिशन के बाद बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, एक्सेप्शन को छोड़ देना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो एक्सेप्शन लिखे हुए हैं ना, इनको छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ एक बार इतना पढ़ लो, ठीक है, बाद में बताऊंगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब मुझे ये बताओ कि सिक्योरिटी सर्विस होती क्या है, पहले तो ये होता, मैं कौन हूँ, एसआर के, कौन हूँ मैं, एसआर के मतलब शाहरुख खान। मेरी जान को खतरा है या नहीं, मेजोरिटी मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैंने अपने घर के बाहर, मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, बच जाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा, वो तो मार जाएंगे पुलिस वाले, मतलब क्या 24 घंटे मेरी क्या नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि ये जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की, कि क्या पीसफुल मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन मेरे को पता है कि पुलिस वाले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तब तक तो मैंने अपने घर पर क्या रखवा रखे हैं, गार्ड,
गार्ड कहाँ से पकड़ कर लाया मैं इन गार्ड्स को नहीं जानता। मैं तो किसके पास जानता हूँ? सिक्योरिटी एजेंसी वालों को। मैं तो किसके पास जानता हूँ? सिक्योरिटी एजेंसी वालों के पास जाता हूँ, उनके पास होते हैं। ये क्या करेंगे? मैं इनको बिल, ये मुझे बिल करेंगे। ये कहेंगे कि आपके घर पर 1 लाख रुपए महीने का गार्ड का खर्चा है, 1 लाख प्लस जीएसटी। मतलब जीएसटी चलो बाद में देखते हैं, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। सिक्योरिटी की सर्विस का मतलब तो समझ में आ रहा है कि ये गार्ड, ये कंपनी मुझे क्या कर रही है सिक्योरिटी की, ये गार्ड को क्या सैलरी देते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? मैं इन गार्ड को डायरेक्टली नहीं जानता, मैं तो इस सिक्योरिटी एजेंसी को क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी की सर्विस। बॉडीगार्ड मूवी देखी है तुमने? नहीं देखी? क्या फाइल। चलो, बॉडीगार्ड में क्या होता है? सलमान खान क्या होता है? बॉडीगार्ड होता है ना। तो ऐसे नहीं होते बॉडीगार्ड अपने पर्सनल। बॉडीगार्ड कहाँ से रखे जाते हैं? सिक्योरिटी एजेंसी के। अब इसका बेटा भी कहीं जाता है ना घूमने, तो उसके ऊपर भी किडनैपर्स की नज़र है, तो उनके पास वो भी उसके साथ क्या चलते हैं? मतलब सिक्योरिटी वाले चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी की सर्विस। बड़े बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इनके बाहर क्या बैठे होते हैं? गार्ड। तो वो उनको खुद के नहीं होते एम्प्लॉय। स्टेट बैंक के आगे जो गार्ड बैठा है वो कभी भी स्टेट बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता। ज्वेलर्स के आगे जो गार्ड बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर से सिक्योरिटी एजेंसी का है, सिक्योरिटी की सर्विस करते हैं। ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? सिक्योरिटी एजेंसी। और रिसीवर क्या हो गया? बैंक, ज्वेलर, इंडिविजुअल, कोई आदमी, कुछ कोई भी हो सकता है। अब जीएसटी कब रिवर्स चार्ज में लगेगा? जब क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है ना, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। मतलब ये इसको जो बिल भेजेगा उसमें सिर्फ जीएसटी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट ये देंगे। और अगर ये वाले रजिस्टर्ड नहीं है, अब मान लो कि मैं क्या हूँ, किसी कंपनी में बहुत बड़ा एम्प्लॉय हूँ, वहाँ मेरी सैलरी तो 10 करोड़ है, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूँगा जीएसटी में? मैं तो एम्प्लॉय हूँ तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तब फिर ये सिक्योरिटी एजेंसी खुद भरेगी। तो रिसीवर क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। ठीक है। ये मेरा शोरूम है, ये मेरा क्या है? शोरूम है। आपने मुझे यहाँ पर क्या सर्विस प्रोवाइड करी? ये देखें तुमने, शोरूम में ऐसे डब्बा सा बना होता है, उसके अंदर से निकल जाओ। शोरूम के बड़े शहरों में, मॉल्स में या शोरूम्स में जाते हैं तो क्या होता है? एक इस टाइप का वो बना के रखते हैं और आपको सिर्फ इसी के अंदर से ही जाना है। आपको सिर्फ इसी के अंदर से जाना है, आप साइडों में से नहीं जाओ। और वो आपका मेटल डिटेक्टर मशीन होती है कि उसमें कोई आपके पास क्या है, वेब, मतलब कोई भी एक्सप्लोजिव हो रहा है वो, तो वो डिटेक्ट कर देगा। तो मेरे को किसी सिक्योरिटी एजेंसी वाले ने ये सर्विस दी, ठीक है, और मैं मॉल वाला हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रजिस्टर्ड तो होऊंगा ही। तो जीएसटी कैसे लगेगा? रिवर्स चार्ज में लगेगा या नहीं? सिक्योरिटी वाला इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा या नहीं? लग जाएगा पक्का। सेकंड, मेरे को स्निफर डॉग समझते हो? कुत्ते, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे मन में क्या? गंडक। लेकिन स्निफर डॉग जो प्रोवाइड किए गए, स्निफर डॉग भी प्रोवाइड किए गए, क्या जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा या नहीं? अब आप पढ़ो लाइन को और मुझे जवाब दो। सिर्फ इंसानों की बात हो रही, ठीक है, तो इन पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बकवास नहीं, खैर कुत्ते हैं तो। किन की बात हो रही है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब स्टाफ, गार्ड्स वगैरह, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर पर लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जीएसटी तो लगेगा बट रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। पक्का? तो इतना कर लेना। अभी इसके सिक्योरिटी पे और बात करूंगा मैं कल, बाकी हम कल